ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, जो सिंगल स्लिट में फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लेना होगा एक सोर्स ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा होगा और जो कि रखा होगा फर्स्ट फोकल प्लेन में किसके, एक कन्वेक्स लेंस L1 के, ताकि जो लाइट रेज उसमें से निकल रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो। यहाँ से हमारे को एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा और उस वेव फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे स्लिट AB पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है सोर्स के आगे रखा है लेंस, पैरेलल रेज हमको मिल रही हैं और इसके आगे रखा है एक स्लिट AB। कुछ लाइट रेज जो हैं वो सीधी चल रही हैं और एस डैश पर जा कर के एक इमेज मिल रहा है हमको, लेकिन कुछ लाइट रेज जो है वो डिफ्रैक्ट होकर के जाती हैं पॉइंट P पे। वैसे कायदे से अगर ज्योमेट्रिकली सोचा जाए तो फिर हमको सिर्फ ये एक इमेज मिलनी चाहिए जो शार्प होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे को ऐसा ना मिल कर के ऑल्टरनेट फ्रिंजेस मिलते हैं, जो कि जिन फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे मैक्सिमा होते जाता है तो वो डिक्रीज़ होती है और मिनिमा पे इंक्रीज होते जाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हाइगन ने बताया कि जब ये लाइट रेस प्लेन वेव फ्रंट जो है, पोजीशन जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट का, वो जो स्लिट आपका था AB, उस स्लिट में ही इंसिडेंट वेव फ्रंट आता है, मिलता है हमको, और AB के हर एक पॉइंट से फिर सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने शुरू होते हैं। हमको पता है सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब कि वो नए वेव्स का खुद सोर्स होते हैं। जो अनडेविएटेड वेवलेट्स हैं वो फोकस होते हैं पॉइंट S पर, जबकि जो डिफ्रैक्ट हो गए हैं वो पॉइंट P पर होते हैं। तो हमको कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी S डैश पर मिलती है, जहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट जो हैं वो S डैश पे सेम फेज पे पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल पाथ जो है हर एक पॉइंट का वो सेम है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ से कि ऑप्टिकल पाथ जो है वो कैसे सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट रेज जा रही है A से S डैश पे, B से S डैश पे, लगभग समान ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। जबकि आप P पॉइंट पे देखिए, जो लाइट रेज A से P तक के ट्रैवल कर रही है और जो लाइट रेज B से P तक के ट्रैवल कर रही है, ये वाला डिस्टेंस इस डायग्राम में देखने से हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। अब वो कितना ज़्यादा होगा, वो इतना ज़्यादा होगा इस BM के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस होगा। सबसे पहले हमको पाथ डिफरेंस निकालना होगा, तब हम निकाल सकेंगे फेज डिफरेंस, और उसकी सहायता से फिर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे और फाइनली हमारे को निकालना है इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पाथ डिफरेंस जो हमने कहा आपको, डेल की वैल्यू BM आ गई। अब वहाँ पे हम उस ट्रायंगल BMA को लेंगे जो आपके स्लिट के साथ बन रहा था। वहाँ पे देखिए, इस BMA में BMA ये ट्रायंगल है और ये जो स्लिट है ना, इसकी विड्थ है A के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगा BM अपॉन AB, या BM इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो वो लिखते हैं हम BM इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। AB साइन थीटा यानी हम इसको स्मॉल a साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। BM क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को फेज डिफरेंस मिल जाएगा। फेज डिफरेंस क्या होता है आपका, इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस यानी इंटू A साइन थीटा। ये मिल जाएगा आपको फेज डिफरेंस। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए हम इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स लेते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का, और स्लिट जो है उसको हमको तब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा n इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो है वो सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट का। ठीक है, तो उस केस में जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वेव्स के बीच में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n इंटू 2π साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक, इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 2। अब एम्पलीट्यूड जो है हर एक
आपके पॉइंट पी पे वेव्स के कारण से उसको हम लोग मान के चलें, अगर कैपिटल ए है और एन नंबर ऑफ हमारे पास वेव्स हैं, हर एक का एम्पलीट्यूड ए है, फेज डिफरेंस डेल है, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए एक तरीका दिया गया है, दो तरीके दिए गए हैं दरअसल, जिसमें से पहला है फेज डायग्राम मेथड और दूसरा है इंटीग्रल मेथड। तो पहले हम फेज डायग्राम मेथड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फेज डायग्राम मेथड के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फेज डायग्राम मेथड के लिए समझने के लिए हमने ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। जो वेव्स हैं वो अनडिफ्रैक्टेड हैं। अनडिफ्रैक्टेड वेव्स को हम शो करते हैं इस तरीके से, और ये पैरेलल है एक दूसरे से, ये अभी डिफ्रैक्ट नहीं हुए हैं। फेज डायग्राम में हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पहला, ये जो पहला था वो ये पहला, ये दूसरा इज दिस, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 5 वेव्स जो पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो रिजल्टेंट इनका क्या हो जाएगा, ये पी एस इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रैक्टेड वेव्स की बात करते हैं, ये अनडिफ्रैक्टेड वाले वेव्स थे। अब डिफ्रैक्टेड की बात करें तो उनके लिए हम ड्रॉ करते हैं, एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुए हमने कहा, फेज डिफरेंस डेल है हमने कहा, तो उनको कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड दिस इज छठवा। ठीक, तो हर एक वेव का जो फेज डिफरेंस है वो डेल पे है फ्रॉम प्रीवियस वेव। रिजल्टेंट इनका हम आर थीटा से शो कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए हमने टेंजेंट ये पी एस ले रखा है। ठीक, और जो एंगल है पी एस आर, ये है एंडल, क्योंकि एन नंबर ऑफ वेव्स हैं। अब ये जो आर्क बन रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो ओ पी ओ क्यू, ये रेडियस है उस सर्कल का। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल मानते हैं, तो हर एक एंगल को टोटल करेंगे तो हमको 360 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो आपका होगा 180 माइनस एंडल, क्योंकि ये एंडल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका एंडल। यहाँ पे हमको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने वाले फेज डायग्राम में। ठीक है, हमारा फेज डायग्राम जो डिफ्रैक्टेड वेव्स के लिए है वो कुछ इसी तरीके से है। ये हमने वहाँ पे लिया ना एंडल, तो एंडल वही वाली वैल्यू है, और यहाँ पे ये OP1, P1, P2 ये सारे वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड इनका A है, एंगल इनका डेल है। आर थीटा जो है वो रिजल्टेंट देगा आपको वेक्टर OPN का। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं CXO। आप देखिए ये ट्रायंगल CXO, इसमें ये वाला एंगल डेल है, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा डेल बाई 2। तो यानी यहाँ पे साइन डेल बाई 2 आप लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू OX अपॉन OC, ऐसे। तो OX इज इक्वल्स टू, और आप लिखे OX इज इक्वल्स टू OC साइन डेल बाई 2। बट यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि OX इज इक्वल्स टू हाफ OP1 है, और OP1 है A, उसका मैग्नीट्यूड है A, तो OX इज इक्वल्स टू A बाई 2। देयरफॉर A बाई 2 इज इक्वल्स टू OC साइन डेल बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 आपका। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, CYO, ये पूरे का निकालना है ना, तो वो हो जाएगा साइन एन डेल बाई 2। साइन एन डेल बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए OY अपॉन OC, तो उसको हम लोग लिखें आगे साइन एन डेल बाई 2 इज इक्वल्स टू OY अपॉन OC, और OY इज इक्वल्स टू OC साइन एन डेल बाई 2। बट OY जो है वो हाफ ऑफ OPN है। ठीक है, OY जो है आपका हाफ ऑफ OPN हुआ, ये पूरे के रिजल्टेंट का हाफ, तो पूरे के रिजल्टेंट का हाफ, यानी ये आर थीटा लिया था हमने इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, दिस इज इक्वल्स टू ये OPN की जगह पे आर थीटा, तो आर थीटा बाई 2, सो आर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू OC साइन एन डेल बाई 2।
इक्वेशन नंबर आ गया 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 4/3 r theta by 2 upon a by 2 is equals to OC sin n del by 2 upon OC sin del by 2। ठीक है, तो OC तो कैंसिल, हमको मिला r थीटा इज इक्वल्स टू a साइन n del बाई 2 अपॉन साइन del बाई 2। अब डेल तो हमने पहले ही निकाला था ना, यहाँ पर 2 पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पाई ए साइन थीटा 2 पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा लिखेंगे, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू ए साइन एन, डेल क्या लिखा था हमने 1/n 2 पाई ए साइन थीटा अपॉन में लैम्डा, तो n तो गया और डेल बाई 2 है, तो बाई 2 है मतलब ये 2 भी गया, तो हमारे को क्या मिला साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, अपॉन में तो n नहीं है, तो डेल की वैल्यू हम रखेंगे तो वो 1/n 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा ये होगा, और साथ में एक 2 भी आएगा, ठीक है ना, तो वो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू ए साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन साइन पाई ए साइन थीटा बाई n लैम्डा। ठीक है, यह क्या इक्वेशन, नेक्स्ट वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इस पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा को एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज p, लेट पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू p। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू r थीटा की थी, तो r थीटा क्या आ जाएगा a साइन p बाई साइन p बाई n, तो ये आ गई आपके पास r थीटा इज इक्वल्स टू a साइन p अपॉन साइन p बाई n, और दिस इज इक्वल्स टू a साइन p अपॉन p बाई n। क्यों? क्योंकि हमने साइन को बहुत n अगर आपका बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो फिर p बाई n बहुत स्मॉल होगा, तो साइन भी इसका साइन p बाई n ये भी बहुत स्मॉल होगा, इसीलिए हमने इसको सिर्फ p बाई n लिखा। तो r थीटा को हम क्या लिखें n a साइन p अपॉन p, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 6। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, या डेल इज इक्वल्स टू 0 है, या p इज इक्वल्स टू 0 है, यानी सारे वेव्स जो है सेम फेज में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन p बाई p, आपने लिमिट में पढ़ा होगा साइन p बाई p, अगर लिमिट आप लेते हैं ना ऐसे p टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो r थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो गया, r थीटा क्या आ गया आपका n a के बराबर आ गया। ठीक है, तो फिर r थीटा को r0 हम लोग लिख देते हैं, ये na जो है इसको लिख देते हैं r0 के बराबर, तो r थीटा देयरफॉर r थीटा इज इक्वल्स टू r0 साइन p अपॉन p। ठीक है, अब हमको इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी जो है हमारे को ये पता है I प्रोपोर्शनल टू r थीटा स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो I इज इक्वल्स टू के आर थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के r0 साइन p बाई p का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू अगर हम 0 डिग्री करते हैं तो I0 इज इक्वल्स टू के r0 स्क्वायर हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू I0 साइन p बाई p का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
हम लोग जो फेज डायग्राम मेथड है उसकी सहायता से इंटेंसिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी की सेम वैल्यू निकलेगी जब हम इंटीग्रल मेथड यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंटीग्रल मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।